ये कहानी लेखक लाल पुष्प और सिंधी से हिंदी की अनुवादक देवी नागरानी जी की अनुमति से पहली बार YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो उनके ईमेल और एड्रेस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। सिंधी कहानी रिक्तता ही रिक्तता, लेखक लाल पुष्प, अनुवादक देवी नागरानी। रिक्तता ही रिक्तता। तरह तरह की रोशनियाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ। उसने रोशनियों की ओर नहीं देखा, मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाया। उसके आसपास का शोरगुल जो आम तरह भी उसे मन के किसी तन्हा कोने में फेंक देता था, आज ज़्यादा बड़ा हुआ था। जब भी ये दिवाली आई, उसने आसपास के शोर में खुद को ज़्यादा अकेला पाया। और वह 3 बार आई थी। उसे लगा, हमेशा लगता था, जब भी ये दिवाली आई तो राम अयोध्या लौट आया। लेकिन वह अपनी अयोध्या छोड़ आया था। राम जब अयोध्या छोड़कर वनवास गए होंगे, वनवास के कष्टों के पीछे भी उनमें एक उम्मीद रही होगी कि कभी ना कभी 14 साल बाद वो अयोध्या वापस लौटेगा। उसे तो एक बार अपनी अयोध्या छोड़ने के उपरांत वो उम्मीद भी ना रही। लिंकिंग रोड, बांद्रा, मुंबई और उसकी अयोध्या। वहाँ से 40 मील दूर लोकल गाड़ी से सिर्फ 2 घंटे सिंधु नगर के नाम से। उसने शाही रास्ता छोड़ा, फुटपाथ पर चलने लगा। ऐसे दिन किसी कार या टैक्सी के नीचे मरना अच्छा नहीं है। लाल बत्तियाँ, हरी बत्तियाँ, सभी रंगों की बत्तियाँ, रंग बिरंगे पर्दे खिड़कियों पर लटके, जिन पर बत्तियों के अक्स कांप रहे हैं। उन पर्दों के पीछे गूंजते ठहाके, उन पर्दों के आगे जलते पटाखे। उसके जहन में सब दीप बुझ गए और सभी कोनों में अंधेरा छा गया। उसकी अयोध्या गैर पारदर्शी अंधकार की पर्दे के पीछे गुम हो गई। हाँ, उसके आगे यादें रही, यादें, जलते पटाखे। गज़ेबो के पास एक निहायत ही खूबसूरत फैशनेबल औरत आगे बढ़ी। यहाँ वहाँ नज़र फिराई, सामने खड़ी टैक्सी के भीतर बैठे मर्दों की बाहों में चली गई और उसके बाहों में चले जाने से टैक्सी भी चली गई। 2 मिनट के बाद एक दूसरी टैक्सी आई, शायद दूसरी औरत के इंतज़ार में। उसने वहाँ से जाना चाहा। उसे किसी का इंतज़ार न था, न किसी को उसका इंतज़ार था। मुद्दत हुई। उसे इस लफ्ज़ से ही चिढ़ थी, क्योंकि उसने किसी पर भरोसा नहीं किया था, सिर्फ उस एक इंतज़ार में ही किया था। लेकिन बाद में जाना वह भी स्थायी नहीं, कितना भी तवील है लेकिन स्थायी नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी पूरा हो जाने वाला है। इसलिए सच नहीं है, क्योंकि जब संपूर्ण हो जाता है तो फिर कोई चाह बाकी नहीं रहती, क्योंकि उसके दिमाग का इंजन ख्यालों के खाली डिब्बे घसीट रहा था। क्योंकि उसकी हर बात के पीछे क्यों की है। वक्त बीते नहीं बीता तो वह हर कहीं खड़ा रहा, जैसे तैसे खड़ा रहा। अंधकार के सिर्फ चंद टुकड़े, रोशनी की गर्माहट बर्दाश्त न कर पाने के सबब
डर से बिल्डिंग की दाईं तरफ वाली दीवारों पर चढ़ गए थे। जब भी वो बीच बीच में ज़मीन से काफ़ी ऊपर जाते, रॉकेटों की रोशनी में उन्हें ढूंढ लाती, तब वो जैसे ज़्यादा डर में थर थर काँपने लगे। एक क्षण में आपस में अनेक छोटे छोटे टुकड़े होकर उसी चमक में घुलकर फिर से आपस में समाकर एक हो गए। साहब, मोमबत्तियाँ लीजिए, एक आने की दो, मेहरबानी करके ले लीजिए। एक लड़का उसके नज़दीक आया। बच्चे हैं जो मोमबत्तियाँ ले रहे हैं और वह भी बच्चा है जो बेच रहा है। उसने एक आना दिया, मोमबत्तियाँ नहीं ली। उन छोटी छोटी बारीक मोमबत्तियों से उसके जहन में कौन रोशन ना होंगे। थोड़े समय के लिए उनकी कांपती लौ में हल्की रोशनी में वो अपनी यादों को समेटने की कोशिश करेगा भी, तो इस बीच मोमबत्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वे यादें जहन के भीतर बहुत दूर दूर फासलों में खो जाएगी। देर हो जाएगी, फुर्सत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं। दामी रोशनी, अयोध्या, सिंधु नगर पीछे छूट गए। बीच में मजबूरी है, उनमें वजनदार ताले लगे हुए हैं, कदम कदम पर लोहे के दरवाजे हैं और हर दरवाजे की हर सलाख के सामने पहरेदार है और हर पहरेदार के हाथ में बंदूक है और हर बंदूक में गोलियां हैं। पैदल करते लिंकिंग रोड पार हो गए। वो सिनेमा घर पार करके वहाँ पहुँचा जहाँ 4 रास्ते बन रहे थे। बाईं तरफ वाला, जिसके कोने पर फर्नीचर की शाही लोगों के लिए दुकान है, सीधा समुद्र की तरफ ले जाने वाला है और आगे बढ़ने से समुद्र का शोर भी खास करके रात के वक्त सुनने में आता है। इस शोर में कितने पापों की आवाज़ दब जाती। उसे समुद्र अच्छा लगता है, इंसानों से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुंबई समुद्र है, पर पहाड़ उसे समुद्र से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिंधु नगर में बहुत पहाड़ है, वो तो रहता ही पहाड़ों के चरणों में था। उसका मकसद, जिसमें अब उसका विश्वास नहीं रहा है, उसने अब महसूस किया है कि शायद उसका वह मकसद था ही नहीं और वह मकसद उसके लिए गलत था, या वो खुद उस मकसद के लिए गलत आदमी था। ये बात सबसे पहले इस पहाड़ पर ही उसके सामने खुलासा हुई। दूसरा रास्ता सीधा घोड़बंदर रोड से जा मिलता। तीसरा रास्ता, जिसके कोने पर पार्क के नाम पर 6 कदमों के छोटे दायरे में सूखे हुए घास के चारों तरफ 4 झूले बांधे गए थे, बांद्रा स्टेशन की तरफ जाता था। चौथा पीछे वही घोड़बंदर रोड। उसने सोचा कौन सा रास्ता लूँ या कोई ना लूँ, वापस मुड़ जाऊँ। देर नहीं हुई थी क्योंकि पटाखों की आवाज़ अभी जोर नहीं पकड़ पाई थी। इस तरफ जैसे रात बढ़ती जाती है, पटाखों की आवाज़ तेज होती जाती। इस वक्त वो कहाँ होता, उसने सोचा। और फिर उसने सोचा कि इन सवालों में कहीं कुछ गड़बड़ है, जब तक उसमें ये नहीं जुड़ जाता कि वो अगर इस वक्त कहीं होता था तो कहाँ होता। शायद उसके जहन के पीछे सिंधु नगर था, यानी वो इस वक्त सिंधु नगर में होता तो वहाँ कहाँ होता था। इसके लिए वक्त देखना जरूरी है, कोई मिल जाए। वक्त कितना हुआ है, तेज़ी से आते एक आदमी से उसने पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि घड़ी भी देखी। जल्दी जल्दी उसके पास से गुजरते एक बार उसे देखता गया। उस नज़र से जाहिर था जैसे ये भी कोई वक्त पूछने का वक्त है। शायद 9 बजे। एक छोटे तंग अंधेरे, सिर्फ बीच बीच में दुकानों की रोशनियों से रोशन होकर फिर अंधेरे में डूबता रास्ता, जो उसके घर से शुरू होकर सीधा मुख्य चौक पर ख़त्म हो जाता है। उसके घर से उस मुख्य चौक तक हर कदम उठाने से और ज़्यादा रोशन होता जाता है। बीच में से टूटा फूटा है, ऊपर नीचे है, पैरों को कई बार चोटें पहुंचाता है। बीच बीच में कहीं बैरकों के पास ही बने शौचकूप की टूटी दीवारों की वजह से गंदी बदबू से भरे, लेकिन इस चौक तक पहुंचते 1000 हाथ बढ़ जाते हैं, 1000 निगाहें उठती हैं, 1000 मुस्कुराहटें मिलती, आदमी आदमी वाकिफ और चप्पा चप्पा जाना पहचाना। इस राह के हर पत्थर पर वह बैठा है, हर स्तंभ के पास खड़ा है। उन पुलों और स्तंभों के आसपास उसकी सारी की सारी मोहब्बतें जली हैं।
और सब मकसद रोशन हुए। उन मैदानों की हवाएं उसको दिए हुए किसी के वादे दौड़ते हुए दूर तक ले गई हैं और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर छोड़ आई। वो आज हर रोज़ की तरह इस वक्त लगभग 9 बजे तक इस चौक के किसी कोने पर खड़ा हुआ होता तो इस तरह खाली खाली ना होता। इस महानगरी में वह बिल्कुल अकेला है, सब गैर वाकिफ़ है। 3 साल के अंदर उसे इस मुंबई में ये भी पता नहीं पड़ा कि उसके पड़ोस में कौन कौन रहते। कभी कोई मिलता नहीं है। घर में अगर कोई आ भी जाता है तो सिर्फ ये कहने की बर्फ़ चाहिए तो तुरंत मंगवा लीजिए, जिसके पीछे कहने का मकसद यही होता है कि वो बताना चाहता है कि उसने फ्रिज खरीद ली है। उसने फैसला किया कि वह जल्दी पीछे नहीं लौटेगा। हालांकि आगे चलकर भी कहीं भी कुछ भी उसे क्या मिलेगा या किसी भी मकसद से वह कहीं भी क्यों जा रहा है, उसे कुछ मालूम न था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसका यह फैसला पीछे न मुड़ने का, आगे बढ़ने का पक्का है या नहीं। किसी भी तरह के फैसले से उसने देखा है कोई फ़ायदा नहीं है, और अब बस अगर वह किसी फैसले पर पहुंचा तो सिर्फ एक पर कि कोई भी फैसला व्यर्थ है, किसी भी मकसद की तरह। फैसला मकसद किसका? उसका। वो कौन सा? वो एक ही वक्त इन 4 रास्तों की तरह आपस में अलग अलग जाता हुआ नहीं था। उन सब में वह कौन सा था जाना जा सकता है? समुद्र, सिगरेट। वह एक बड़े पत्थर पर बैठा। फैसला, मकसद। उसने एक छोटा पत्थर उठाकर पानी में उछाला, वो गुम हो गया। फैसला, मकसद। वे उसमें ऐसे ही गुम हो गए। वो भी इस दुनिया में यूं ही गुम हो गया था। मुझ में पहले जानने की जलन थी, अब उसकी जगह एक और जलन ने ले ली। जाना जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि मैं जानता हूँ। वो मात्र धोखा नहीं है, बिल्कुल आर्जी तस्कीन। समुद्र नहीं है, पहाड़ है, पा है, मैदान है, माँ है, पुले हैं पत्थर की, पा है। हम कभी जुदा ना होंगे, पा। हम कभी जुदा ना होंगे, माँ। सिंधु नगर कभी नहीं सुधरेगा। रास्ते हैं, बस्तियाँ हैं, बदबू है, गंदगी है, जिंदगी है। एक एक होकर सब जा रहे हैं। पहले भी सब एक एक करके आए थे। ज़िंदगी सख्त है, ठीक है, बेहद मुश्किल है, ठीक है, बेकार जा रही है, ठीक है। उसकी आंखों पर बनावटी खूबसूरत चश्मा नहीं। मेरा तुमसे प्यार नहीं रहा है, माँ है, मजबूरी की बात है, पा। मेरा यह सबसे गहरा आखिरी प्यार है, का है। तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ आओ, मेरे करीब आओ। सर्दी है, जज्बात गर्म है, रात अकेली है, रास्ते सुनसान है, सभी सोए हैं, सिगरेट खत्म है। करीब आओ तो मैं तुम्हें सुनाऊं। मुझको भी तुमसे बहुत ही गहरा और आखिरी प्यार है। करीब आओ, मैं सोच रहा हूँ इस खूबसूरत फरेब से आज की ज़िंदगी को आसान बनाए। नहीं तो तुम जानती हो, मुझसे पहले भी तुमने औरों को यही कहा है, मैं भी ऐसे ही कहता आया हूँ। हमारा हर प्यार सबसे गहरा और आखरीन है। ये दायमी झूठ एक आरज़ी सच है। गोदरेज की अलमारी कब से ट्रक में चढ़ चुकी है। बिस्तरे बांधे गए हैं। उसके भाई और बहनें पीछे ट्रेन में आएंगे। वो ट्रक में जाएगा पिता के साथ। पिता के चेहरे पर खुशी है, आंखों में अभिमान है और बदन में फुर्ती है, और वह यहाँ वहाँ देख रहा है कि कोई उसकी तरफ देखे। आप भी जा रहे हैं? हाँ साईं, अपना फ्लैट लिया है, पूरे 20,000 दिए, पर फिर भी समझो कि सस्ता मिला है। सुनने वालों के मन में ईर्ष्या है। इस गंदी कैंप को अलविदा। खुशनसीब हो साईं, बहुत खुशनसीब हो। हमारी ऐसी खुशनसीबी कब आएगी? लेकिन वो खामोश है। पहाड़ों, मैदानों, दरख्तों और रास्तों से उसने मन ही मन में विदा ले ली। ये पत्थर की पुल ट्रक में नहीं ले जा सकते। इसके बिना बॉम्बे, चित्तौड़गढ़, आगरा, आदिपुर, बॉम्बे, सिंधु नगर, बॉम्बे, सिंधु नगर, बॉम्बे, सिंधु नगर, और आज फिर बॉम्बे। इस बार शायद हमेशा के लिए, क्योंकि इस बार अपनी जगह मिली है। वो जहाँ भी बसा वहीं टूटा। इसलिए ट्रक में
ड्राइवर के पास बैठते सामने शीशे में अपनी सूरत देखकर उसे लगा कि ये सूरत उसके बाप की उस सूरत से बिल्कुल मिलती है जो 19 साल पहले उसने कराची छोड़ते हुए इस स्टीमर में डेक पर देखी थी। इस सूरत में कटे हुए पैरों का दर्द था। उसे अब उठना चाहिए, पीछे लौटना चाहिए। समुद्र के सामने उसे हमेशा माजी याद आता है। पहाड़ उसे इसलिए पसंद है, पहाड़ों पर वह अपना माजी भूल जाता है, हाल फिलहाल संपूर्ण तरह से जीता है, इर्द गिर्द के माहौल में रहता है। वो उसी हॉल में इर्द गिर्द के माहौल में रहना चाहता है। पिछले हफ्ते जब उसे नानावटी हॉस्पिटल में एक मरीज की टांग कटने की बात सुनी थी, क्योंकि उस मरीज की टांग में जहर फैल गया था, तब उसके मन में यही विचार जागा था कि विज्ञान ना जाने कब इतनी तरक्की करेगा जो किसी के माजी को काटकर बाहर फेंक देगा, यहाँ जहन से। अगर वह विज्ञानी होता, उसने सोचा था, तो सबसे पहले इसी बात को ईजाद करता। सुख कभी नहीं मिल सकता है और सरल जिंदगी कभी नहीं जी सकते जब तक ये बात ईजाद नहीं होती। उसने दूर से बस आती देखी। समुद्र का एक हिस्सा एक पल के लिए बस के बल्बों की तेज रोशनी में चमककर फिर गहरे अंधेरे में छिप गया। उसने बस पकड़ी, शायद आखिरी थी, छोटे फासले के बीच चलती है, जहाँ पूरी होती है वहीं से शुरू होती है। 8 के करीब आदमी उतरे और उसके भी आधे उसके साथ चढ़े। रास्ते पर फ़कत 2 स्टैंड थे, तीसरे पर उतरना था। अचानक उसके मन में आया वो सीधा चला जाए और वहीं से सिंधु नगर के लिए रवाना हो जाए। सिंधु नगर? वो सिंधु नगर छोड़ने के बाद बीच बीच में कितने बार गया था, यूं ही अचानक, अनचाही कशिश। जब भी उसने यूँ महसूस किया जैसे आज किया, तब उसने महसूस किया कि जैसे उसके पैरों तले कुछ भी ना रहा, उसके इर्द गिर्द एक खला हो और उसके बीच बिना किसी वजन के खुद को तैरता महसूस करता हो, जैसे वह महसूस करता हो कि वह कुछ महसूस नहीं कर रहा है। जब भी वह उस स्थिति से बाहर आया, वह एक अजब डर से घिर गया। वह खुद आप, क्योंकि वह दूसरा कोई नहीं, महज यही एक यकीन उसके होने का पूरा सबूत हो सकता। मोती हो, अरे कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज इस तरफ आए हो? बस ऐसे ही। बॉम्बे में मज़ा आता है ना, खुश नसीब हो। वो खामोश रहा। आओ चाय पिए, बातें करें, मोती ने कहा। ये वही मोती है जिससे वो अरसे से मिलना चाहता था, जिसके साथ वह हर रोज़ रात को रास्ते के एक तरफ पत्थर की पुल पर बैठकर बातें करता था। खाने के बाद माजी की बातें, अपने पहले प्यार की, पहली नाकामयाबी की, अपने मकसद के बारे में, पिता की मजाकिया तबीयत की बातें, मिसालों के साथ। अपने अंदर में एक बेचैन अस्पष्ट शक को छुपाते हुए कि उसके बाप की उस मजाकी तबीयत के पीछे हकीकत में अपमान करने की मुराद है। अगर गौर करके देखा जाए तो सामने वाले को डंक की, उससे उत्पन्न होने वाले कठोर आत्म सुख हासिल करने की भावना, ऊपरी मजाक का नकाब ओढ़कर नुमाया होने वाले, और वो शक कि कैसे उसे पिता की मौजूदगी ने नर्वस बनाया और मानसिक सतह पर अलग करके खड़ा कर दी। पहले वह शक जब तक उसमें अज्ञात था, उसने खुद को बाप के लिए, इस तरह के ख्याल के लिए खूब फटकारा। बाद में जब मन में ये साफ हो गया, तब वह अपनी ओर वाली फटकार बाप की तरफ हिकारत की सूरत अपनाने लगी। मोती से उसने कभी कुछ नहीं छुपाया। बाप की ओर पनपती यह हिकारत की बात भी सुना दी। यही मोती उसे मिला था सिंधु नगर में, सिंधु नगर छोड़ने के बाद। कैसे हो? ठीक हो। कैंप छोड़ गए? कैसे हो मोती? तुम सुनाओ, बॉम्बे कैसी है? ठीक हूँ। हो तो बिल्कुल ठीक ना? बिल्कुल ठीक। कुछ और सुनाओ। क्या सुनाओ मोती? तुम ही कुछ सुनाओ। कैंप की याद आती है? उसने कहा कि हाँ, उसे बहुत आती है। और इस तरह 20 मिनट में तुम सुनाओ और ठीक हूँ कि बार बार दोहराए गए व्याख्यान से इन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी बोर किया। जल्दी जुदा होने के लिए दोनों आतुर से जुदा हुए। दोनों एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करके, लेकिन बीच में कुछ न था। दोनों उससे सावधान थे।
उसके बाद भी वो जब जब सिंधु नगर गया, जिस किसी से भी मिला, उसने बीच में एक भी कड़ी ना पाई। जैसे वो रिक्तता उससे इस ओर आते वक्त उसका पीछा करते हुए साथ आई। उस खालीपन में धंस जाने में भी दर्द का एहसास न था, कोई एहसास था ही नहीं। उनमें पहचान के सभी सिलसिले टूट गए थे। इस बीच उसने देखा बैरकों के ऊपर पेड़ों की टहनियाँ काटी गई हैं। जिस होटल में वह घंटों के घंटों बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता था, उसका फर्नीचर बदल गया। मालिक की आवाज़ में तब्दीली आ गई, वेटर बदल गए। वो लड़की जिसने उसे खत में लिखा था कि वो मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकशी कर लूँगी, अब 2 बच्चों की माँ बन गई है, बेहद खुश है। ये क्या वही आदमी है? ये क्या वही स्थान है? इन सब के बीच में वो कब कौन से ज़माने में रहा था, या सिर्फ किसी सिनेमा के पर्दे पर देखा था, शायद किसी नॉवेल या कहानी में पढ़ा था, या वो सब वही थे, आदमी और स्थान। वो खुद था जो बदल गया था। बीच में गहरा कोहरा है, सब कुछ निर्मल पारदर्शी है। उसकी नज़रें बदल रही, जैसे एक नए गैर वाकिफ शहर को देख रही। सन्नाटा गहरा, रिक्तता बड़ी, जिंदगी ठहरा पानी है। एक तिनके की तरह वह पड़ा हुआ है, बिना किसी हरकत के। वो पानी में यहाँ वहाँ भी हो रहा है, तो हवा के झोंके से, न कि अपने बल से, अपनी सत्ता से, अपनी इच्छा अनुसार। स्टेशन की तरफ ना जाकर उसने घर की तरफ जाने वाला रास्ता लिया। बीच में चाय पी लेगा, नहीं कॉफ़ी, कुछ सिगरेट लेगा। पटाखों की आवाज़ अब रह रह कर हो रही थी। वो तेज़ी से साथ चलने लगा। मन में डर था कि कहीं वह फैसला ना बदल दे, यानी स्टेशन की तरफ ना जाए, सिंधु नगर जाने के लिए। वो फिर नहीं जाएगा। कोई फ़र्क नहीं है कोई भी 2 जगहों के बीच, लेकिन ख़ास करके किन 2 औरतों के बीच में। गुज़रे 3 महीनों में से, और इस बार ये बड़े से बड़ा अरसा था, वह सिंधु नगर नहीं गया था। कोई फ़ायदा नहीं था। वो जहाँ भी खड़ा है, धरती उसके पाँव तले खिसक गई। उसे कहीं भी ना जाना है, किसी से भी नहीं मिलना है, और कुछ भी नहीं पाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।